ज़ेनित्सु आगात्सुमा, जिसे दुनिया अब तक सिर्फ एक डरपोक सोचमैन के रूप में जानती थी, अब वो रूप दिखाने जा रहा है जो किसी ने सोचा नहीं था। इन्फिनिटी कैसल आर्क में जब अंधेरा सबसे गहरा होगा तब चमकेगा बिजली का एक झटका, एक ऐसी बैटल के साथ जो ना सिर्फ उसके पास्ट के हिसाब चुकाएगी बल्कि पूरे इंटरनेट को हिला के रख देगी। ज़ेनित्सु वर्सेस अपर मून 6 काइगाकू, एक टकराव जो भूल पाना एकदम मुश्किल होने वाला है। वेलकम बैक टू डिमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल आर्क। इस एपिक स्टोरी पे हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी है। एक था डोमा वर्सेस शिनोबु और दूसरा था डोमा वर्सेस इनोसुके एंड कनाओ। अगर अब तक तुम लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर चेकआउट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंतजार की गई फाइट की, ज़ेनित्सु वर्सेस काइगाकू। ये फाइट नहीं, एक इमोशनल तूफान है, एक ऐसी बैटल जहां ज़ेनित्सु एकदम ऑल आउट हो जाने वाला है। एक ही मूव में सब कुछ खत्म कर देता है वो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ऑलराइट, तो पिछले सीजन के एंड में हमने ज़ेनित्सु को एक लेटर पढ़ते हुए देखा था जो कि उसके मास्टर ने उसे भेजा था और उसके मास्टर को वो अपने दादाजी समान समझता था। उस लेटर को पढ़कर ज़ेनित्सु एकदम सीरियस हो जाता है। कुछ तो बदल गया था उसके अंदर। और फिर जब इन्फिनिटी कैसल का दरवाजा खुलता है, ज़ेनित्सु नीचे गिरता है और गिरते गिरते वो लैंड करता है एक अजीब से कमरे में, जहाँ जाके वो दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है तुम वहीं हो, बाहर आ जाओ तुम। तभी एक ठंडी लेकिन घटिया सी आवाज सुनाई देती है। वो था काइगाकू, एक डीमन, और वो कहता है कि इस तरह मुझे बुलाने का तरीका ठीक नहीं है और ऊपर से मैं तेरा सीनियर हूँ। ज़ेनित्सु के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं थी, सिर्फ आंखों में गुस्सा था। तभी हमें काइगाकू का पहला प्रॉपर लुक दिखाई देता है। अपर मून 6 बन चुका है अब वो। ज़ेनित्सु से बोलता है, अब तुम डीमन बन चुके हो तो तुम अब मेरे सीनियर रह ही रहे हो। और काइगाकू यहाँ हंसते हंसते बोलता है, तो तुम अभी भी पहले जैसे ही हो, कमजोर, इमोशनल, चिकन पॉक्स की तरह चिपक गया है तू। आगे फिर काइगाकू उससे पूछता है, तुम क्या अब तक हशीरा बन गए हो या फिर तुम अभी तक सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ सीखे ही नहीं हो। ज़ेनित्सु का गुस्सा लिमिट क्रॉस कर चुका था। वो कहता है, एक बॉटम टायर कैरेक्टर बन के तुम इतने खुश कैसे हो तुम। आगे फिर काइगाकू उससे ताना मारते हुए कहता है, चलो अच्छा है, तुम अब जवाब देने भी सीख गए हो बातों का। तभी ज़ेनित्सु गुस्से में उससे सवाल करता है, तुम डीमन बने क्यों? तुम बीट ऑफ थंडर के सक्सेसर बनने वाले थे, तुमने डीमन बनना क्यों चूज किया? तुम तो ग्रैम्स के फेवरेट थे, सक्सेसर बनने वाले थे। और यहाँ फिर ज़ेनित्सु का रेज पर चला जाता है और चिल्ला कर कहता है, अगर तुम डीमन नहीं बनते तो ग्रैम्स आज जिंदा होते। तब हमें यहाँ पता चलता है एक पेनफुल ट्रूथ। ज़ेनित्सु के दादाजी यानी उसके मास्टर, जिन्हें हम सब रिस्पेक्ट करते आए, उन्होंने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उनका एक डिसेबल काइगाकू अब डीमन बन गया था। उनके दो ही डिसेबल थे, पहला ज़ेनित्सु और दूसरा काइगाकू। दोनों में से एक सक्सेसर बनने वाला था, लेकिन काइगाकू सारे टैलेंटेड था, उसमें पावर्स ज़्यादा थी। लेकिन जब वो डीमन बन गया तो ग्रैम्स टूट गए, इतने टूट गए कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपना पेट काट दिया। ज़ेनित्सु आगे बताता है, जब कोई ऐसा सुसाइड करता है तो कोई दूसरा उसका गला काटता है ताकि वो दर्द से तड़पते हुए ना मरे। लेकिन ग्रैम्स का केस में कोई नहीं था, वो स्लो डेथ मरे, अकेले दर्द से तड़प कर। ज़ेनित्सु रो पड़ता है और बताते हुए कहता है, जब उन्होंने अपना पेट काटा तब कोई ही नहीं था उनके गला काटने के लिए, इसलिए उन्हें मरने में इतना वक्त लगा, वो तड़प तड़प के मरे। और ये सब किसकी वजह से हुआ? काइगाकू की, एक ऐसा लड़का जो थंडर बीटिंग सीख रहा था, ग्रैम्स का डिसिपल था, ज़ेनित्सु का सीनियर था, लेकिन बन गया है अब एक डीमन। लेकिन ये सब सुनने के बाद काइगाकू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ठंडे दिल से कहता है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है इन सब से, मुझे क्या सैड फील करना चाहिए ऐसा तुम सोच रहे हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काइगाकू कहता है, मैं उन लोगों की रेस्पेक्ट करता हूँ जो मुझे वैल्यू करते हैं और मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। ग्रैम्स तो खुद एक पागल बुड्ढे थे, अच्छा ही वो मर गए। और फिर काइगाकू आगे कहता है, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन उन्होंने मुझे कभी सक्सेसर बनाया नहीं, वो हमेशा तुम्हें ही चूज करते, वो हमेशा तुम्हें ही सपोर्ट करते थे और मैं सिर्फ उनका डिसअपॉइंटमेंट बन के रह गया। ज़ेनित्सु का गुस्सा वोल्केनो बन चुका था। वो कहता है, अगर मैं डरता हूँ तो तू गार्बेज है। ज़ेनित्सु कहता है, मैं सिर्फ पहली फॉर्म यूज कर सकता हूँ, तू तो सारे फॉर्म यूज कर सकता है, लेकिन फिर भी फर्स्ट फॉर्म तू नहीं यूज कर सकता। यहाँ एक और इमोशनल ब्लो आता है। ज़ेनित्सु कहता है, ग्रैम्स की जो पेनफुल मौत हुई है उसका जिम्मेदार तू है, जो इतना पावरफुल था तो फिर भी सक्सेसर बन नहीं पाया जब ग्रैम्स जिंदा थे। अब काइगाकू ये भी पेशेंस खत्म हो जाता है, वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे अपने साथ कंपेयर मत करो। और फिर काइगाकू यूज करता है ब्रीथ ऑफ थंडर, फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर, बिजली की तरह अटैक करता है। लेकिन ज़ेनित्सु ने ऑलरेडी अपना मूव कर दिया होता है और तभी बिना किसी वार्निंग के हमें दिखाई देता है कि काइगाकू का गला कटा हुआ है। ज़ेनित्सु इतनी तेजी से अटैक करता है कि काइगाकू को समझने का भी वक्त नहीं मिलता है।
काइगाकू शॉक में पड़ जाता है, इतना फास्ट कि कोई और ही लग रहा है। फाइट के बीच काइगाकू को एक फ्लैशबैक आता है अपने बचपन, अपनी भूख, अपना तन्हापन का। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पास सब कुछ है, घर नहीं है तो क्या, पैसे नहीं है तो क्या, अगर चोरी करनी पड़ती है तो भी सही है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं जीत सकता हूँ, लोगों को दिखा सकता हूँ कि दैट दिस इज हाउ आई लिव माई लाइफ। कहानी वापस फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं काइगाकू का वो पल जब उसने एक इंसान से डीमन बनने का फैसला किया था। उस वक्त काइगाकू के सामने खड़ा था एक डार्क और पावरफुल कैरेक्टर, वो था कोकोशीबो। वही था जिसने उस जगह के सब लोगों को मार दिया था। उसका ऑरा इतना भयानक था कि सिर्फ उसके करीब होने से काइगाकू कांपने लगा था। कोकोशीबो काइगाकू से कहता है, अगर तुम्हें और ज़्यादा पावरफुल बनना है तो तुम एक डीमन बन जाओ। अगर मुजान तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा तो तुम हमारे एली बन जाओगे। वो बताता है कि एक पावरफुल डीमन और एक पावरफुल सूट्समैन बनने के लिए वक्त लगता है और उसे खुद 3 दिन लगे थे बदलने के लिए। कोकोशीबो काइगाकू को समझाता है कि एक ब्रीथ यूजर को डीमन बनने के लिए मुजान का ब्लड दिया जाता है। फिर वो उसके हाथ में वो ब्लड दे देता है, लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी देता है, इस ब्लड का एक सिंगल ड्रॉप भी ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। अगर एक सिंगल ड्रॉप भी ज़मीन पर गिर गया तो मैं तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। और ये सुनने के बाद काइगाकू सच में डर जाता है। कोकोशीबो का ऑरा उसके रगों में डर पैदा कर देता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ काइगाकू बोलता है जो जेनित्सु यहाँ खड़ा है वो कुछ भी नहीं है। वो ये भी कहता है कि हाँ जेनित्सु अब स्ट्रांग बन चुका है, बट दैट डजंट मीन कि वो अब अपर मून को हरा सकता है। फिर काइगाकू डायरेक्टली बोलता है, जेनित्सु एक कचरा है तुम, उसके पास ना गट्स है ना प्राइड है, वो बस रोते रहता है और इसलिए ग्रैम्स ने उसे सक्सेसर चुना क्योंकि उसमें रियल स्ट्रगल दिखाई दी थी उन्हें। वो जेनित्सु और उसके दादा को ट्रैश बुलाने लगता है, असलियत दिखाता है और आगे फिर काइगाकू बोलता भी है, एक ना एक दिन सबको मरना पड़ेगा, तुझे भी मुझे भी। और उसके बाद वो यूज करता है ब्रीथ ऑफ थंडर सेकंड फॉर्म लाइटनिंग बॉल। इस एक फॉर्म में ही काइगाकू जेनित्सु पर 4 बार कंटिन्यूस अटैक करता है। जेनित्सु शॉक्ड रह जाता है और कहता है, इसका मतलब तुमने बहुत सारे इंसानों को खा लिया है, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या सही है और क्या गलत है। ये सुनने के बाद काइगाकू बड़े कामली कहता है, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है। फिर तुरंत थर्ड फॉर्म बजिंग मॉस्किटो थंडर, एक और एक्सप्लोसिव अटैक जो डायरेक्टली जेनित्सु को हिट करता है। जेनित्सु खून से लटपट हो जाता है। काइगाकू फिर कहता है, जो लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं वो मेरे लिए सही है और जो लोग मुझे जज करते हैं वो मेरे लिए गलत है। वो अपनी वर्ल्ड की सही गलत की डेफिनेशन खुद बताता है और इसके ठीक बाद काइगाकू फिफ्थ फॉर्म से अटैक करता है। फिफ्थ फॉर्म लाइटनिंग अटैक, और बिना टाइम वेस्ट किए सिक्स फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटिंग स्वॉर्ड। सेहतसु ऊपर से नीचे गिरने लगता है, वो पूरा ब्लड में ढका हुआ होता है। काइगाकू उसे गिरते हुए देखता है और खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा ऐसा नहीं हूँ, मैं स्पेशल हूँ। जेस तो गिरते गिरते अपने दद्दू यानी अपने ग्रैम्स को याद करता है। ग्रैम्स उससे कहते हैं, अगर किसी की जैसे बनना है तुम्हें तो काइगाकू जैसे बनो, उसे कुछ सीखो, काइगाकू मेरा एल्डर डिसिपल है। फिर आगे हम सीन में देखते हैं कि कुछ लोग काइगाकू का मजाक उड़ा रहे होते हैं, भाई इतने सारे फॉर्म्स यूज कर सकता है पर फर्स्ट फॉर्म कभी यूज नहीं कर पाता। वो सुनने के बाद शिनत्सु गुस्सा हो जाता है। लोग कहते हैं ये कभी भी हशीरा बन नहीं पाएगा। जिनसु उन लोगों से लड़ने चला जाता है। काइगाकू को जब ये सब पता चलता है तो वो चिड़चिड़ा जाता है, तुम हाई रैंक बंदे के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, इतने वीक होकर यहाँ होना भी शेमफुल है तुम्हारे लिए। हम देखते हैं कि जेनित्सु अपने मन ही में बोलता है कि तुम मेरे गट्स से नफरत करते हो और ये बात मुझे अच्छे से पता है, और जितनी तुम मुझसे नफरत करते हो मैं भी तुमसे उतनी ही नफरत करता हूँ। फिर वो काइगाकू के एफर्ट्स को याद करते हुए, उसकी स्ट्रगल, उसकी हार्ड वर्क, उसका डिसिप्लिन को याद करते हुए कहता है, तुम मेरे लिए उतने ही स्पेशल थे जितने ग्रैम्स हैं, बट कभी लगा नहीं कि तुम लाइफ से खुश हो। तुम हमेशा डिससेटिस्फाइड साउंड करते थे। जिसे ही फ्लैशबैक एंड होता है, जेनित्सु गिरते गिरते कहता है, सॉरी ग्रैम्स, यहाँ से अब हम लोग अलग हो रहे हैं। लेकिन एकदम से वो रुक जाता है। काइगाकू हैरान हो जाता है, इसके पास अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। और फिर जेनित्सु दोबारा रेज में आ जाता है और जाके वो यूज करता है ब्रीथ ऑफ थंडर सेवंथ फॉर्म फ्लेमिंग थंडर। और भाई ये फॉर्म इतना ज़्यादा धमाकेदार और ब्रेक टेकिंग था कि अगर ये मूवी में आए तो थिएटर लिटरली शेक कर जाएगा, लोग ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना पावरफुल। और सबसे बड़ी बात, ये फॉर्म एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। ब्रीथ ऑफ थंडर में सिर्फ 6 फॉर्म ही थे, 7 फॉर्म कभी किसी ने देखा ही नहीं था। जेनित्सु ने खुद से ये नया फॉर्म बनाया था। सोचो एक ऐसा बंदा जिसे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही ठीक से आता था, वो बंदा अब 7 फॉर्म का यूज कर रहा है, फ्लेमिंग थंडर गॉड। इस फॉर्म का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि सिर्फ एक सिंगल स्लैश में ही काइगाकू का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। इतना फास्ट अटैक था कि समझने का टाइम ही नहीं मिलता।
ना देख पाए ना फील कर पाए, बस एक फ्लैश और काइगाकू वाज डन। काइगाकू की गर्दन ऑलरेडी कट चुकी थी। वो चिल्लाते हुए कहता है, ग्रैम्स ने उसको स्पेशल सिखाया, मुझे नहीं सिखाया, ये अनफेयर है। पर जेनित्सु कामली कहता, ऐसा ग्रैम्स कभी नहीं थे, ये फॉर्म मैंने खुद ही बनाया था। जेनित्सु एक्सप्लेन करता है कि अपने वीकनेस को मैंने एक्सेप्ट करते हुए उसने डिसाइड किया था, मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे अपना खुद का फॉर्म बनाना होगा। और इसी थॉट से सेवेंथ फॉर्म का जन्म हुआ। ये सुनने के बाद कायागो हैरान रह जाता है। ब्रीड ऑफ थंडर में तो सिर्फ 6 फॉर्म्स है, इसने खुद बनाया है, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ यूज नहीं कर सकता था। उसका सिर नीचे गिरता है और वो बोलता है, मैं इस डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक लो क्लास बंदा मुझे मार गया। उसका दिमाग घूम जाता है। ज़ेत्सु भी इस फॉर्म का यूज करने के बाद बेहोश हो जाता है, गिरने लगता है और काइगा को कहता है, मैं अकेला नहीं मरूंगा, मैं इसे लेकर ही मरूंगा। लेकिन तभी अचानक से एक बंदा सीन में आता है और वो था कौन? यूशिरो। वो आकर काइगेकू से कहता है, ये लोग दूसरों को कुछ नहीं देते, उन्हें कभी कुछ वापस नहीं मिलता, और जो सिर्फ पाना चाहते हैं पर खुद कुछ बनते नहीं, उनके पास कुछ नहीं बचता। अकेला मरना सच में पैथेटिक होता है, राइट? ये लाइन बोलते ही वो जेनित्सु को उठा लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। जेनित्सु अनकॉन्शियस होता है और एक सपने में अपने ग्रैम्स को देखता है। वो रो रो कर कहता है, आई एम सॉरी ग्रैम्स, मेरा और काइगेकू का यार कभी बन नहीं पाया। ग्रैम्स, आपने मुझे एक लेटर दिया था पर मैंने उसका जवाब भी कभी नहीं दे पाया। उसकी आंखों से आंसू का तूफान आ रहा था। वो कहता है, अगर मैं काइगेकू के आसपास नहीं होता तो हो सकता है इतना तबाही कभी नहीं होता। मैं सॉरी फील करता हूँ, आपने मुझे कभी हाशिरा बनते हुए नहीं देखा। क्या आप मुझसे नफरत करते हो? ग्रैम्स जेनित्सु रो रहा होता है और तभी ग्रैम्स उससे कहते हैं, जेनित्सु, यू आर माई प्राइड, एंजॉय। वो भी रो रहे होते हैं और जेनित्सु भी। ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है, एक ऐसा मोमेंट जहाँ फादर फिगर और डिसिपल के बीच की फीलिंग्स को पूरा दिल छू जाती है। और इसी के साथ ये बैटल का आर्क यहीं ख़त्म हो जाता है। चाहे ये शॉर्ट फाइट थी, लेकिन ये था मोस्ट एक्साइटिंग बैटल ऑफ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी। एक बंदा जिसे हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हुए देखा है, रोते हुए देखा है, जब सीरियस होता है तो पूरा थिएटर को वो हिला देता है, और ऊपर से सेवेंथ फॉर्म का क्रिएशन। ब्रो, ये तो चिल देने वाला है मोमेंट है। तो ये था थर्ड पार्ट ऑफ डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी कैसल आर्क। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा ग्यू तोमियो का प्लस तानजीरो वर्सेस अकाजा और सिग्मा बॉय। अगर इस बैटल पे वीडियो चाहिए तो बस कुछ नहीं, कमेंट सेक्शन में यस कह दो। जैसा ही कंप्लीट हो जाएगा यस बोलना तुम सभी का, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड अगर अभी तक तुम लोग लास्ट तक ये वीडियो को देख रहे हो तो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना और बताना मुझे कि तुम्हें ये बैटल कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग दिस टिल द एंड। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, शिवरात्रि, टेक केयर, बाय बाय।